तो करते हैं बिगिन। आज के अपने टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, तो करते हैं बिगिन। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये है आप लोग के टॉपिक का नाम। आज डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्ट पे तो नहीं कूदेंगे, आज पहले बेसिक बेसिक बहुत कुछ है पहले का, उन सब चीजों को पहले पढ़ के देखते हैं। ठीक है, सो इनिशियली लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉस्ट। ये कॉस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अगर कभी भी कोई सामान वामान मैं प्रोड्यूस करना अगर चाहता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या है कि बहुत सारा चीज मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मान लो कि कोई वाटर प्यूरिफिकेशन का प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को जमीन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, जमीन परचेज करने के बाद में हो सकता है कि बहुत सारा मशीनरी परचेज करना पड़े, हो सकता है कि गवर्नमेंट से बहुत सारा परमिशन लेना पड़े, हो सकता है कि बहुत सारे लेबर्स को अपॉइंट करना पड़े। ठीक है, ये सब सारा चीज मेरे को पहले प्री अरेंज करना पड़ेगा। और जब ये सब सारा चीज अरेंज हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू स्टार्ट द वाटर रिफाइनिंग प्लांट। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब बेटा ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा, तो ये सारा का सारा बिना पैसों के हो जाएगा, ये सब में पैसा लगेगा? बताओ। सर पैसा लगेगा। सब में पैसा लगेगा, और वही जो पैसा लगेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन है द प्राइस, या द कॉस्ट से ही शुरू करते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी commodity depends on a number of factors like size of plant, comma, price of the raw material, comma, rent, comma, wage, etc. ये लाइन समझ में आता है क्या? जवाब दो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एक चीज समझना बेटा, इसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को कैपिटल आर से, रेंट को स्मॉल आर से, इसको से डब्ल्यू से। तो जैसे हम लिखते थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होता था कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या चीज पे डिपेंड करेगा? आंसर इसके x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, y क्या चीज पे डिपेंड करेगा? y x पे डिपेंड करेगा। क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट फंक्शन को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा बताओ मेरे को, ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से? साइज ऑफ प्लांट एस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कैपिटल आर पे डिपेंड करेगा, रेंट यानी कि स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा, वेज यानी कि डब्ल्यू पे डिपेंड करेगा, एक्स्ट्रा। ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है जिस पे कॉस्ट डिपेंड करेगा। क्या ये चीज समझ में आया आप लोग को? ये लाइन कि कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके, हाँ सर। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में और इतना ज्यादा पैरामीटर के साथ में हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या है कि चीज सबको थोड़ा सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे
कि कॉस्ट को सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट मानेंगे, वो है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? इन रियलिटी कॉस्ट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे कॉस्ट जो है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन का वो डिपेंड करता है। लेकिन हम इतना डीप स्टडी अभी नहीं करेंगे आप लोग के लेवल पे, तो हम लोग बहुत ही सिंपल सा एक मतलब सिचुएशन अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई हमारे लिए जो कॉस्ट है वो इतने सारे चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे डिपेंड करेगा। ये लाइन समझ में आया? बोलो हाँ या हाँ हाँ सर। सर। ओके। तो इसको मैं लिख देता हूँ, बट वी विल स्टडी cost as a function of level of output only, ठीक है। Hence for us C is equal to f of x, where x is number of units produced, बोलो ये चीज ओवरऑल आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया समझ? कि वैसे तो सी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन उससे क्या है कि स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम सी को सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट मानेंगे, वो क्या है वो फैक्टर? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन लेवल हमारा कितना है, हमारा जो कॉस्ट है सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड करेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो एक बार, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का कॉस्ट हो सकता है, ये भी आप लोग को लास्ट ईयर से याद ही होगा। नंबर वन, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नंबर वन, इफ आई टॉक अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में हम अगर बात करें, ओके, मैं पहले बता देता हूँ फिर मैं लिखूंगा, ठीक है। सपोज करो कि आप जो वाटर प्यूरिफिकेशन का प्लांट अगर लगाना चाहते थे, ठीक है, तो आप चाहे बेटा प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, उसको छोड़ दो, ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लैंड का जो रेंट है वो आपके लगेगा ही लगेगा? क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। ओके। सपोज करो कि मशीनरी आपने ईएमआई पे लिया है, बैंक लोन के थ्रू लिया है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन चाहे चले या नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है कि बैंक का ईएमआई आपको पे करना ही पड़ेगा? हाँ। ओके। तो बात ऐसा है, देखो कि जब अपन कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री डालते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें कॉस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक कॉस्ट ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसे सपोज करो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कमती लगेगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का आपके बिल ज्यादा आएगा। अगर प्रोडक्शन कम करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, बिल आपका कमती आएगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो डायरेक्टली लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन ज्यादा, उनका मतलब क्या है कि कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और बहुत प्रोडक्शन कम तो उनका कॉस्ट भी कम होता जाएगा। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ में लिंक्ड होता है, ठीक है, कि प्रोडक्शन बढ़ाओ तो उनका प्राइस बढ़ने लगेगा और प्रोडक्शन कमाओ तो उनका प्राइस कम होने लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके लैंड का रेंट है वो प्रोडक्शन आप चाहे ज्यादा करो चाहे आप प्रोडक्शन कम करो, लैंड का रेंट आपको उतना ही लगेगा, ठीक है।
अगर आपने मशीनरी को लोन पे ले रखा है तो प्रोडक्शन आप चाहे करो चाहे मत करो, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, लेकिन बैंक का ईएमआई फिक्स है, उतना आपको देना ही देना है। तो उन सब टाइप का जो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के लेवल पे डिपेंड नहीं करता है कि प्रोडक्शन अपन ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा लगेगा, कम कर रहे हैं तो कम लगेगा, उस टाइप के कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब मैं डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। द कॉस्ट विच आर which are incurred regardless of the level of production, like rent, comma, wage, etc. are called fixed cost. Are called fixed cost. It does not change. It does not change with increase or decrease in level of production. With level of production, ठीक है। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में देखो क्या है डेफिनेशन। द कॉस्ट which vary with output level. For example, cost of raw material, comma, cost of electricity, comma, etc. are called variable cost. एक बार दोनों पढ़ के बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है डेफिनेशन? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे नाउ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट is called टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो कुछ कुछ याद आ रहा है लास्ट ईयर से कि नहीं? हाँ सर। ओके, एक छोटा सा यहाँ पर मैं नोट लिखा देता हूँ। नोट ये है कि इफ द नंबर ऑफ
number of units produced is 0, then can you guess कि TVC और TFC में से कौन 0 हो जाएगा? अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो कोई भी प्रोडक्ट का, तो कौन 0 होगा इन दोनों में? TVC और TFC में? TVC TVC वेरी गुड। देन TVC इज इक्वल टू 0, और इसके चक्कर में क्या हो जाएगा? TC इज इक्वल टू क्या? TFC। FC हाँ, तो ये वाला बात थोड़ा सा अपन याद रखें, ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 0 है तो टोटल कॉस्ट विल बी सिंपली ऑल राइट। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ TC, TVC और TFC, ग्राफ ऑफ TC, TVC एंड TFC, ठीक है। सपोज करो कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, TFC जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो जो उसका ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका TFC, ठीक है। फिर उसके बाद में इफ यू टॉक अबाउट TVC, तो वो कुछ ऐसा होगा, इनिशियली इट विल बी लाइक दिस, फाइनली यहां से वो शेप चेंज करके ऐसा होता है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये हो गया आपका TVC का ग्राफ, तो देखो ये वाला हो गया आप लोगों के TVC, ओके, ये हो जाएगा आप लोगों के TVC, और जो TC होगा टोटल कॉस्ट, वो एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका होगा जब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 0 होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग वी आर रिप्रेजेंटिंग आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस के अलोंग है हमारे पास में कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया TFC का कॉस्ट, यानी कि जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट 0 रहे तो भी TFC इतना ही है, 1 हो तो भी इतना ही है, 2 हो तो भी इतना ही है, 3 हो तो भी इतना ही है, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट आपका, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आपका चाहे कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, TFC इज ऑलवेज सेम कॉन्स्टेंट, ठीक है। और TVC का ऐसा है कि जब आपका प्रोडक्शन 0 यूनिट का है तो TVC 0 है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा धीरे धीरे TVC का भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा TVC भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और अगर इसके बाद में हम बात करें TC के बारे में, यानी कि टोटल कॉस्ट के बारे में, तो वो एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका टाइप होगा, ठीक है, और इसी के पैरेलल पैरेलल बिल्कुल चलेगा और ऊपर चला जाएगा वो, एकदम स्ट्रेट ऐसा, ठीक है, एग्जैक्टली इसका रेप्लिका, खाली जब 0 यूनिट पे अपन रहेंगे तो फिर उस टाइम पर जो टोटल कॉस्ट है हमारा वो TFC के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, और धीरे धीरे जो है वो टोटल कॉस्ट भी हम लोग का इंक्रीज होता जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? बोलो एक बार आया ना। हाँ सर। ओके, और ये जो बीच में एक पॉइंट होता है जहां पर आपको ग्राफ का शेप थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, उसको बोला जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन,
तो ये कॉस्ट फंक्शन क्या चीज है मैं बताता हूँ आप लोगों को। द टोटल कॉस्ट is also called cost function. So it is denoted by letter C. ठीक है, it depends on the fixed cost and the variable cost इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टोटल कॉस्ट का मतलब ही होता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वही चीज यहाँ पर वापस बताया हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट होता है उसी को कॉस्ट फंक्शन बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं लेटर सी से, और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट पे और वेरिएबल कॉस्ट पे। आगे एक लाइन में यहाँ पर और ऐड करूंगा कि ऑल्सो द वेरिएबल कॉस्ट depends on the number of units produced. Thus, if C is the cost function, then C is equal to f of x. ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं कि C is equal to f of x, where fx is the total cost of producing x units. एक बार इसको गो थ्रू करूं तो बताओ मेरे को, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर है? Clear है हाँ sir. सर। ओके, ऐसी बकवास है यार, लेकिन उपाय नहीं है, मतलब एक बार इन सबको गो थ्रू करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली अगर जंप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, इसीलिए एक बार इन सबको देख लो। नेक्स्ट एक और वर्ड है इसी तरीके का, वो है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या चीज है? ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट is the total cost divided by the number of units produced, divided by the number of units produced. Thus, average cost bracket में EC is equal to C, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x, या हम लोग कह सकते हैं कि fx डिवाइडेड बाय x।
क्योंकि सी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स। ठीक है, ये वाला चीज भी पढ़ के बताओ, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ से अपन एक बात और भी कह सकते हैं ऑल्सो, हमारे पास में टी सी इज इक्वल टू क्या था, टी एफ सी प्लस टी वी सी। सबको यदि आप x से डिवाइड कर दोगे, टी सी बाई एक्स इज इक्वल टू टी एफ सी बाई एक्स प्लस टी वी सी बाई एक्स, अगर सबको कर देते हो तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या, ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मीनिंग इसका हो जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है, अब ये चीज देखना, थोड़ा समझने का ट्राई करना। एवरेज कॉस्ट एसी, अभी अभी हम लोग को पता चला कि क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये चीज तो अभी अभी ऊपर डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा, बताओ एक बार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके, अब क्या है देखो कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस भी नहीं, इसको मेरे को बोलना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अगर सेम रहता है, ठीक है, एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना है इसको। मान लो कि 1 जनवरी 2021 को आपने वही वाटर रिफाइनरी स्टार्ट करा, वाटर रिफाइनिंग प्लांट जो है वो आपने स्टार्ट करा। ठीक है, उस दिन सपोज करो कि आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे असम सरकार से एट द रेट ऑफ से 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप इस रेट से ले रहे थे। ठीक है, अब मेरा पूछना ये है कि आप अगर 10 साल तक इस फैक्ट्री को रन करते हो तो क्या हर साल आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट यही रहेगा, ₹10 पर यूनिट, की चेंज होगा धीरे धीरे? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज सेम रहेगा आज से 10 साल के बाद में भी, इट विल इंक्रीज? सर इट विल इंक्रीज। इट विल इंक्रीज। फिर सपोज करो कि आप अपना पानी रिफाइन करने के बाद में बॉटल में पैक करने के लिए एक बॉटल किसी एक दूसरे कंपनी से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि आज के दिन में उसका प्राइस है से 25 पैसे पर बॉटल, तो क्या आज से 10 साल के बाद में भी वो 25 पैसे पर बॉटल रहेगा कि धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ओके, ये चीज सबको समझ में आता है कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ये जो भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन है हमारे फैक्ट्री के अंदर में, उसका प्राइस विथ टाइम इंक्रीज होगा? बताओ मेरे को, रॉ मटेरियल और एनर्जी कंजम्पशन का। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब एक बात को ध्यान से सुनना भी, अब एक बात को ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा मान लूं कि 30 दिसंबर 2021 तक ये सारा रॉ मटेरियल और एनर्जी कंजम्पशन का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा? एक साल के लिए तो कांस्टेंट मान ही सकते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि इतना सडन चेंज तो होता नहीं है चीज सब। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस एक साल के पीरियड में, इस एक साल के पीरियड में आप एक्स को जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो एक्चुअली उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा इस एक साल के पीरियड। और इस एक साल के पीरियड से मेरा कहना यह है कि जब तक आपका ये जो वेरिएबल पैरामीटर्स है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, ये आपके बॉटल का प्राइस, ठीक है, जो जो आपका मतलब फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो सब जब तक कांस्टेंट है आप, वो सब जब तक आपका फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तब तक क्या है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे क्वांटिटी वाइज,
आपका एवरेज कॉस्ट उतना कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सी जो है वो फिक्स टाइप रहेगा और धीरे धीरे आप एक्स इंक्रीज करते रहोगे तो ओवरऑल जो रेशियो है इसका वैल्यू कम होता जाएगा, इसीलिए एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा। क्या ये चीज फील हो रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और कम हो के वो एवरेज कॉस्ट अपने एक मिनिमम को टच करेगा, वो एवरेज कॉस्ट अपने एक मिनिमम को टच करेगा। क्या यहाँ तक फील हो रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, जो मैंने कहा यहाँ पर वो समझ में आया, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब एक लाइन सुन कि इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ per unit production is constant, then the graph of average cost will be देखो जैसा मैं दिखा रहा हूं, it will be something like this. इस टाइप, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस पे है हमारा आउटपुट और वाई एक्सिस पे है हमारा कॉस्ट। फील करो कि जितना ज्यादा आउटपुट आप करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आपका जो एवरेज कॉस्ट है उसका प्राइस धीरे धीरे उतना कम होता जाएगा। और जब आपका आउटपुट कम रहेगा तब एक्चुअली में आपका एवरेज कॉस्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे लेकिन आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। क्या ये चीज फील हुआ? बोलो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? यहाँ तक नहीं आ रहा? बताओ एक बार। आ रहा है सर। लेकिन ये वाला बेटा कब हैपन होगा, कब हम कह सकते हैं कि ये होगा? जब द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि जिन जिन चीजों पे मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट चार्ज, जो बॉटल में मंगवाऊंगा उसका चार्ज, ठीक है, वो सब चीज जब तक फिक्स रहेगा तब तक ये बिहेवियर होगा कि आप आउटपुट अपना बढ़ाते जाओ और एवरेज कॉस्ट आपका कम होते जाएगा। लेकिन क्या ऐसा अपन बहुत ही लंबे पीरियड तक मान के चल सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, कि सारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो फैक्टर्स है वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा 10 साल तक? ये चेंज हो जाता है? क्या बोलते हैं? सर हो जाता है चेंज। चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? सर बढ़ता है। जनरली बढ़ता ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर सपोज करो कि विथ टाइम आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, तो वापस से फॉर्मूला का आप ऑब्जर्व करो क्या था, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब आपका कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा तो आपको लगता है कि आपका न्यूमरेटर धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर? क्या बोलते हो लॉन्ग रन, 10 साल 15 साल के रन में, कि आपका न्यूमरेटर बहुत इंक्रीज हो जाएगा? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? आ रहे हाँ आ सर। रहा है सर। और न्यूमरेटर इंक्रीज होने के चक्कर में बेटा अब क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज ही होते रहेगा? सर सर इंक्रीज। इंक्रीज, मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक तो वो डिक्रीज होगा लेकिन उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, बट इन रियल लाइफ जनरली द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट
production rises after certain time, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो राइज हो जाए. सो इफ दैट इज द केस, then the graph of AC, average cost, will be like this. देखना ध्यान से, ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका, इस टाइप से कुछ रहेगा ये. ठीक है, कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो जाके वो कम होते रहेगा. ठीक है, आगे जाने को, लेकिन इस पॉइंट के बाद में फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उसका प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा. आ रहा है फील कि रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा? बोले एक बार. हाँ सर. हाँ सर. ये है रियल लाइफ सिचुएशन में इसी का ग्राफ. वाई में कॉस्ट प्लॉट किया हुआ है और एक्स में आउटपुट का लेवल प्लॉट किया हुआ है. आउटपुट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले डेफिनेशन की तरफ. नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में. ठीक है, डिमांड आप लोग के हिसाब से क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है बता सकते हो? किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? प्राइस. प्राइस वन ऑफ द मेजर इशू, और उसके अलावा क्वांटिटी. क्वांटिटी और टाइम. ओके, नहीं ठीक है, आप सही बता रहे हो. ठीक है, चलो मैं भी एक डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ कि डिमांड का क्या चक्कर है. ठीक है, द डिमांड ऑफ a commodity, the demand of a commodity depends upon many factors. Like price of the commodity, ठीक है, फिर कंज्यूमर्स इनकम, कि कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सकता है कि कंज्यूमर्स इनकम. फिर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अफोर्ड तो कर सकता है लेकिन उसको पसंद है कि नहीं पसंद है. टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, कॉमा सेम ही प्रोडक्ट का और जो कोई दूसरा कंपनी अगर उस प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसका प्राइस कितना है. ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड commodities एक्सेट्रा. मतलब इन सारी चीजों पे डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट विल डिपेंड. देखो तो एक बार पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ तुम. सर. क्लियर? बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर. क्लियर है हाँ सर. सर. क्लियर है. लेकिन वापस से वही बात है यार कि इतना सारा पैरामीटर को हम तो अभी के लेवल पे इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो वैसे डिमांड जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट मेनली हम क्या करेंगे कि हम प्राइस के ऊपर ही उसका जो डिपेंडेंसी है उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, हम सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाले पार्ट के साथ में उसका रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे. तो देखो आगे मैं क्या लिखूंगा, टू सिंप्लीफाई थिंग्स we will consider
consider the relationship between demand and price of the commodity only. Full stop. Yeah, comma, assuming all the assuming that all the other factors are constant. So all the other factors are such ऐसा बोल देते हैं remains constant. Remains constant. ठीक है, तो इन रियलिटी बात यह है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज, और भी इसके अलावा पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसपे किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करेगा. लेकिन इतना सारा वेराइटीज और वेरिएबल्स को हम लोग एक साथ स्टडी नहीं करेंगे. हम लोग चीज को सिंपल रखने के लिए डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप ही स्टडी करेंगे. ये बात समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना. हाँ सर. ओके, अब एक जनरल नोशन अगर पकड़ के चले, मैं आप लोगों से ही पूछूं तो आप लोग मेरे को बताओ कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. कोई चीज का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो उसका डिमांड क्या होगा? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम. बहुत कम. और बेटा कोई चीज का प्राइस अगर एकदम कम है तो उसका डिमांड ज्यादा. ज्यादा. ये चीज सबको समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो. हाँ सर. मैं इसको लिख भी देता हूँ, वैसे आपने राइट बताया. द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड at that price are usually inversely related to each other. ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी लिखा है ये वाला एक बार सब लोग बताओ अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो किसी भी चीज का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उसका डिमांड कम होगा, तो किसी भी चीज का प्राइस अगर कम होगा तो उसका डिमांड ज्यादा होगा. क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार. हाँ सर. बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर. क्लियर. अगला लाइन देखो, अगला लाइन क्या है कि एनी रिलेशन बिटवीन x, that is number of units demanded. ठीक है, and p, that is price per unit. ठीक है, प्राइस पर यूनिट is
called demand function. Is called demand function. मतलब हमारे लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमारे लिए हम डिमांड को एक ही चीज पर डिपेंडेंट मानेंगे, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऐसे एक्चुअल अगर मान लो कि रियल वर्ल्ड में सोचोगे तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। और काफी कॉमन सेंस का बात है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर मान लो कि ज्यादा होगा तो उसका डिमांड कम होगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर कम होगा तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन में मैंने सम अप किया है। द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस आर यूजुअली इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक का वैल्यू बढ़ाओ तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जहां तक डिमांड फंक्शन का बात है, तो डिमांड फंक्शन को एक्चुअली अपन क्या है कि दो वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए पहले डिमांड फंक्शन का एक कॉमन मीनिंग समझ लो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से डिमांड फंक्शन किसको बोलोगे। तो कोई भी रिलेशनशिप जो P यानी कि प्राइस पर यूनिट और X यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड को कनेक्ट करेगा, ऐसा कोई भी इक्वेशन उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड फंक्शन। Any equation in which there is P price per unit and there is X that is number of units demanded will be called demand function. क्या ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया, मैथमेटिकल मतलब ऑफ डिमांड फंक्शन? बोलो। हाँ सर। ओके, द डिमांड फंक्शन, the demand function can be expressed in two ways। दो वे में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप जो सबसे कॉमन है कि डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप उल्टा भी कर सकते हैं, प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो पी और एक्स को कनेक्ट करेगा उसको हम डिमांड फंक्शन बोलेंगे। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p लिखा हुआ है तो इसको भी डिमांड फंक्शन बोला जाएगा, और p इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो इसको भी डिमांड फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू p वाले सिचुएशन में एक्चुअली व्हाट इट इज रिटन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड is equal to f of price per unit, प्राइस पर यूनिट। फर्स्ट वाले में तो ये लिखा हुआ है और सेकंड वाले में लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, ठीक है। और ये दोनों का दोनों ही डिमांड फंक्शन कहलाता है। एक बार बताओ मेरे को, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ, ओके। मतलब दोनों ही डिमांड फंक्शन का अलग अलग फॉर्म है, आपको क्वेश्चन के अंदर में कोई भी फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाले के एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हो, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ रहेगा कि x इज इक्वल टू 70 प्लस मान लो कि 3p, ठीक है। यहाँ पर p विल रिप्रेजेंट प्राइस पर यूनिट, ठीक है, एंड हियर x विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। और दूसरे वाले में यू कैन सी, दूसरे वाले में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि p इज इक्वल टू से 30 minus 5x plus x square. So here again p will represent price per unit, ठीक है, and x will represent number of units demanded। ये इनका अलग अलग फॉर्म। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, एक और ग्राफ है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि द ग्राफ ऑफ, हम लोग इस वाले डिमांड फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, हाँ इस वाले का, इसका ग्राफ नहीं देखेंगे येलो वाले का, हम ग्रीन वाले का ग्राफ देखेंगे। आपकी किताब में वही दिया हुआ बस, ग्राफ ऑफ डिमांड फंक्शन
ये वाला ग्राफ लास्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देखा होगा। फॉर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस फॉर्म, मतलब दो फॉर्म है इसका, हम एक ही फॉर्म का, ये वाले फॉर्म का ग्राफ देख रहे हैं, ग्रीन वाले को, ठीक है ना। x इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस वाले फॉर्म का ग्राफ देख रहे हैं। तो इसमें जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि कमेगा, बताओ। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगा कि डिमांड बढ़ेगा? कम होगा सर। कम होगा। और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी वही एवरेज कॉस्ट के जैसा होना चाहिए, इस टाइप। आ रहा है फील? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कौन से टाइप के डिमांड फंक्शन के लिए है ग्राफ, इस वाले के लिए, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस के लिए, कि जब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंड करेगा तब के लिए है ये वाला, ठीक है। बाकी जो दूसरा फॉर्म है कि P इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ ऐसा नहीं है, उसका ग्राफ अलग होता है। क्या होता है वो हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को बस ये वाला ग्राफ याद रखना है। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन, बस एक दो डेफिनेशन और रह गया है, फिर सारा ये खत्म, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन, अब रेवेन्यू फंक्शन क्या चीज है देखो। रेवेन्यू मीन्स, रेवेन्यू मीन्स, सर हाँ सर डाउट, जब हम लोग का डिमांड, हाँ सर डाउट था पुराना वाला बताओ। में। सर जब हम लोग का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तब तो हम लोग प्राइस को भी इंक्रीज कर देते हैं ना, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी प्राइस जो है वो डिमांड से डिराइव्ड होता है ना, मतलब ये जो येलो वाला है आपकी स्क्रीन पे फिलहाल, हम्म। जो प्राइस है जो आप कह रहे हो वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड हम्म। जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो उसका हाँ सर। ग्राफ मैं कह रहा हूँ कि उसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, उसका ग्राफ थोड़ा अलग होगा। ओके। यहाँ पर हम डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं और प्राइस को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, क्योंकि प्राइस हमारे कंट्रोल में रहेगा, ओके सर। ठीक है। ओके सर। वही चीज मैं कह रहा था कि येलो वाला ग्राफ ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा इससे। क्या होगा उसका डिस्कशन मैं अभी करके मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसको भी मैं ओके किसी सर। और दिन आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक ठीक है है। सर। बट इट विल नॉट लुक लाइक दिस, इससे डिफरेंट होगा वो, ओके सर। ओके। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यही रेवेन्यू फंक्शन के बारे में। कि देखो, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव रिसीव बाय अ कंपनी बाय सेलिंग selling a certain number of units of a commodity of a commodity
सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो बीच में वो शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। मैं ये कह रहा था, देखो कि रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कोई एक कमोडिटी उसने प्रोड्यूस किया और उसकी कुछ एक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को बेचने के बाद में जो भी मतलब पैसा आएगा उसको रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है। अब अगर पर यूनिट प्राइस, मतलब एक यूनिट का प्राइस अगर पी है और आपने सपोज करो कि एक्स यूनिट सेल कर लिया उसका, तो इसको बेच के कितना पैसा आपके हाथ में आया, पी इंटू एक्स, क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर। सर। और ये जो पी इंटू एक्स होगा बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के कुछ यूनिट्स को बेच के जो पैसा कंपनी के हाथ में आएगा उसी को बोला जाता है रेवेन्यू। अगर एक यूनिट का दाम है पी रुपीज, ठीक है, और एक्स यूनिट बेचा गया है, तो टोटल पैसा कंपनी के हाथ में कितना आएगा, आंसर इज पी इंटू एक्स। ठीक है, और उसी चीज को हम बोलेंगे रेवेन्यू। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ, बताओ एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ सर। सर। ओके, यहाँ से देखो दो सिचुएशन निकल के आता है। ठीक है, एक सिचुएशन है एफ पी, दैट इज प्राइस पर यूनिट इज फिक्स। ठीक है, अगर सपोज करो कि जो आपका पी है, प्राइस पर यूनिट, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है वो उस टाइम पर, देन द ग्राफ ऑफ then the graph of rx is equal to x into p। ठीक है, इस चीज का जो ग्राफ है, एक सेकेंड, that will be a straight line, and the graph will be a straight line। देखो ये क्या चीज है, लास्ट ईयर का आप लोग को एक बात याद होगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का जो भी इक्वेशन होता था, इसका ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन। डू यू रिमेम्बर? हाँ सर। ओके, अगर इसमें से c को मैं हटा दूं तो y इज इक्वल टू जो एम एक्स है बेटा, उसका ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब इसमें क्या होगा कि ये जो आर एक्स है, दिस विल बिहेव लाइक y। ठीक है, p विल बिहेव लाइक m। p जो है वो आपका m बन जाएगा और x तो अपनी जगह पर x है। तो ये जो इक्वेशन है, ये ओवरऑल y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का इक्वेशन। और इसको जब आप प्लॉट करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको कौन सा ग्राफ दे देगा, आपको वो स्ट्रेट लाइन दे देगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब p जो है आपका वो फिक्स। ठीक है, इफ p दैट इज प्राइस पर यूनिट इज फिक्स। मैं इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इफ p दैट इज प्राइस पर यूनिट इज फिक्स, देन द ग्राफ ऑफ rx विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। हाँ कैसे? आगे, ओके। और यहाँ से एक चीज और हम इसी सिचुएशन में डिस्कस करना चाहते हैं, इफ p इज फिक्स, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR उसका मीनिंग हो जाएगा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू पी डिवाइडेड बाई एक्स।
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा पी। देखो तो ये वाला पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आया सर। आया। और ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? सर प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट। तो ये थोड़ा सा खास बात, ये अपन याद रखने का भी ट्राई करें कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट जो है सेम होता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट जो है वो सेम होता है। क्लियर है सबको? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और दूसरा बात हो गया बेटा, हो सकता है कि पी आपका फिक्स ना हो। ठीक है, बिकॉज आप ऊपर देखो तो एक सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि पी जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा हो और पी फंक्शन ऑफ एक्स हो, कांस्टेंट होने के जगह। ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। आ रहा है समझ? बोलो। स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है कि एक और सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ पे पी जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो थोड़ा सा बात उस सिचुएशन के बारे में कर लेते हैं कि इफ पी डिपेंड्स ऑन एक्स तब क्या होगा। इफ पी डिपेंड्स ऑन एक्स, that is number of units demanded। ठीक है, देन आर एक्स यानी कि हमारा रेवेन्यू इज इक्वल टू, ऐसे था क्या, एक्स इंटू पी, दिस विल नाउ बिकम एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि पी जो है वो एक्स पे डिपेंड करने लग जाएगा, तो पी विल बिकम फंक्शन ऑफ एक्स। और उस सिचुएशन में पी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ एक्स। देखो आया समझ नहीं आया समझ? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या पूछ रहा था कि जब ये आपका पी फिक्स था, प्राइस पर यूनिट आपका फिक्स था, ठीक है, उस टाइम पर ग्राफ के बारे में यू आर एबल टू कमेंट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दिस इज रिजेंबलिंग टू द फॉर्म y इक्वल टू mx। लेकिन जब आपका पी फिक्स नहीं रहेगा, पी आपका मान लो कि x पे डिपेंड करेगा, क्या इस सिचुएशन में हम ग्राफ पे कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट नहीं कर सकते हैं? बताओ एक बार। क्योंकि एफ एक्स का तो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। और सिंस एफ एक्स का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम दूसरे वाली सिचुएशन में आर एक्स के ग्राफ पे कुछ कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन होगा कि क्या होगा, या नहीं नहीं कह? सर। नहीं कह सकते। सबको समझ आया ये वाला बात? जवाब दो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। तो सेकंड वाले के बारे में और ना तो हम एवरेज रेवेन्यू का बात करेंगे और ना ही ग्राफ का बात करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका पी जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। इफ पी डिपेंड्स अपॉन एक्स, दैट इज P is equal to f of x, then ये वाला। ठीक है, तब ये सिचुएशन रहेगा। दो चीज और है, उनके बारे में बस एक एक लाइन ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। एक है बेटा आपका प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, बताओ मेरे को प्रॉफिट का क्या डेफिनेशन होगा? कॉमन सेंस। सर सेल्स माइनस कॉस्ट। एक और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करो। वैसे आपने सोचा ठीक ही है बेटा, सेल्स की जगह क्या बोल? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ, थॉट ठीक है यार लेकिन इको में सेलिंग प्राइस या सेल्स माइनस कॉस्ट नहीं होता है। इको में हो जाता है इट इज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
दोनों बात एक ही है, बस टेक्निकल टर्म चेंज हो गया। आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा। हाँ सर। ओके, तो द प्रॉफिट फंक्शन px of producing marketing and selling x units of a commodity is px is equal to rx minus cx। मतलब किसी भी कमोडिटी को आप पहले बनाओ, प्रोड्यूस करो, फिर उसका मार्केटिंग करो और फिर उसको बेचो, और इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो आपका प्रॉफिट है दैट विल बी गिवन बाय प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये है प्रॉफिट फंक्शन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? वेयर आया सर। rx, ओके वेरी गुड, इज रेवेन्यू एंड cx इज कॉस्ट। ठीक है, फिर यहां से कंसेप्ट है एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस एक लाइन लिखना है, इट इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यही है एवरेज प्रॉफिट का डिस्क्रिप्शन। वी कैन से कि प्रॉफिट का वैसे खुद का फंक्शन क्या था, इट वाज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो इस तीनों को यदि एक्स से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट पी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन एक्स माइनस सी एक्स, यानी कि कॉस्ट अपॉन एक्स। पी एक्स अपॉन एक्स को अपन कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आर एक्स अपॉन एक्स को अपन कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू, और सी एक्स अपॉन एक्स को कह सकते हैं अपन एवरेज कॉस्ट। तो इन तीनों के बीच में ये एक रिलेशनशिप टाइप हो गया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया। बाकी लोग भी बोलो बेटा, आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। और ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा ना एपी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एक चीज है, थोड़ा सा सोच के बताओ मेरे को कि अगर किसी कंपनी को बहुत सारा टैक्स पे करना होता है तो उस टाइम पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम कम हो होगा। जाएगा। कम हो जाएगा। और अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा इंसेंटिव मिलता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा इंक्रीज। सर। बढ़ जाएगा। इंसेंटिव को एक और वर्ड से अपन रिप्रेजेंट कह सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, वो है सब्सिडी। सब्सिडी सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो दो लाइन है, मैं कह रहा हूँ बस इसको याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, कि अगर किसी कंपनी को बहुत ही हैवी टैक्स बर्डन अगर फेस करना पड़े तो उस केस में उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर किसी कंपनी को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव या सब्सिडी मिले तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इज दीज टू पॉइंट्स क्लियर? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब बस एक लास्ट चीज है, उसको देख लेते हैं, वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस।
ठीक है, किसी कंपनी को हम कब बोलते हैं कि वो अपने ब्रेक इवन पे पहुंच गए? बताओ। ये वर्ड वैसे सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? बोलो स्टूडेंट्स। नहीं सर। नहीं सुना हुआ? अच्छा कोई नहीं, मैं बताता हूँ। द ब्रेक इवन पॉइंट is the level of production, is the level of production from which, yeah, from which production where the revenue, where the revenue from sales, from sales is equal to the total cost of production, total cost of production, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो आप ऐसा सोचो कि जब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन होता है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आया बात समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। हाँ हाँ। सर। ओके, तो जब आपका बेटा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगा, तो इस टाइम पर आपका लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट? सर नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एक लाइन में और लिख देता है यहाँ पर, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट the company makes नो लॉस, या ठीक है नो लॉस नो प्रॉफिट ही बोल देते हैं, नो लॉस और नो प्रॉफिट, कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। बेसिकली रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज सेम एज टोटल कॉस्ट, या आप ऐसा कह सकते हो कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को अपन और क्या कह सकते हैं, टोटल प्रॉफिट, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तीन अलग अलग मैथमेटिकल कंडीशन है जो अपन कह सकते हैं कि ब्रेक इवन के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और ब्रेक इवन इज सिंपली अ सिचुएशन वेयर द कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी बोलो बेटा, आया नहीं आया? आ गया सर। आगे। बस ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बाय सर। बाय बाय।